हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में पीपल एंड इन्वायरमेंट भी कहते हैं, तो इस यूनिट से हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 6 को कवर करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम कवर करेंगे। देखिए, सभी क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे उसको भी मैं बताता चलूंगा। इसके साथ ही साथ आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि सभी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करिएगा। मैं क्वेश्चन रीड करके आपको बताऊंगा, उसके साथ ही साथ आपको ऑप्शन भी दूंगा और आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसके बाद से मैं सही आंसर आपको बता दूंगा और उसके साथ ही साथ क्वेश्चन से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे उनको भी मैं बताता चलूंगा। इस प्रकार से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन से अगर हट के भी कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो उसका भी आप आंसर आसानी के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, ताकि इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएं या कवर कराए जाएं वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी समस्या होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली पूछा जा रहा है कि जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। और ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कि यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए, क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत पीछे से ही उठा लिया जाता है यूजीसी नेट के द्वारा। जब पेपर बनाया जाता है पेपर 1 का, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बहुत पीछे से ले लिए जाते हैं। थोड़े से शब्दों में मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन पीछे से 2-4 क्वेश्चन जरूर उठा लिए जाते हैं। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता, और उसके साथ साथ बी ऑप्शन दिया गया है जाति या स्पीसीज की संख्या, और सी ऑप्शन है जीवित जीवों का अमाप साइज, और उसके साथ डी ऑप्शन दिया गया है बायोमास। तो अब आपको यह बताना है कि जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता। तो देखिए, अब क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले एक शब्द है इंपॉर्टेंट, जैव आवर्धन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जैव आवर्धन को इंग्लिश में बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, और इसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, कई प्रदूषणकारी पदार्थ जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में स्थापित हो जाते हैं या उसके अंदर आ जाते हैं, जिसे जैव सांद्रण भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में इसको बायो मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है। तो अब इन प्रदूषणकारी जो पदार्थ हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए और याद रहना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद भी हो जाए, और आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका BHC, और उसके बाद से है आपका DDT। अभी फुल फॉर्म के बारे में भी मैं बताऊंगा, इससे जुड़े जो भी डिटेल्स हैं। और उसके बाद से है 2, 4 और डी। तो ये कुछ प्रदूषणकारी पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल जो है खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे आते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही हानिकारक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी जाते हैं और कैंसर जैसे हालात भी पैदा कर देते हैं। तो पहले हम BHC के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, BHC का फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका फुल फॉर्म होता है। और दूसरा जो है आपका DDT, इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डिप्नेइल और ट्राइकोलोरे इथेन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, डाइक्लोरो डेपिनेल ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कीड़े कहां मारे जाएंगे, खेत के अंदर। खेत में क्या बोया जाता है, सब्जी बोया जाता है, और भी कई सारे पौधों को लगाया जाता है। तो उन पौधों पे अगर कीड़े आ जाते हैं तो उनको मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब इस्तेमाल किया जाता है तो पत्तियों के द्वारा उसके अंदर भी चला जाता है, फलों में भी आ जाता है। तो उन फलों को हम खाते हैं तो ये हमारे अंदर भी आता है और कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नीचे देखिए, यहाँ पे एक और पॉइंट है 2,4-D। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो फेनेक्सी एसिटिक। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है कि चौड़ी पत्तियों वाले खरपतवारों को ये खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खेतों में आपने देखा होगा कि कई सारे जो खरपतवार हैं या घास हैं उग जाते हैं, तो उनको खत्म करने के लिए जो किसान होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है, हानिकारक है हमारे सेहत के लिए, क्योंकि ये पौधों के साथ साथ हमारे अंदर भी आ जाता है और कैंसर जैसे हालात भी पैदा कर देता है। तो आई होप कि
आपको समझ में आ गया है कि जैव आवर्धन क्या होता है। और इसके साथ ही साथ मैंने बताया कि जैव आवर्धन को इंग्लिश में बायोमैग्निफिकेशन भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत कई प्रदूषणकारी पदार्थ जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो है आपकी खाद्य श्रृंखला के अंदर आ जाते हैं, और जब उनको आप खाते हैं तो वो आपके अंदर आ जाते हैं और कई सारी समस्याएं जो है आपके शरीर के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। बेसिकली ये आपके रुधिर वाहिनियों में प्रवेश करते हैं और आपके शरीर के ऊपर विषैला प्रभाव जो है डालते हैं। आई होप कि क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये हानिकारक जो पदार्थ हैं इसको आप याद रखिएगा, BHC और DDT, और उसके बाद से ये है 2,4-D। देखिए इसको बैन भी कर दिया गया है क्योंकि कई रिसर्च में पाया गया कि ये मनुष्य के ऊपर काफ़ी हार्मफुल है, काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसको बैन भी कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है कि इसको जो कहते हैं ना ब्लैक में भी इस्तेमाल लोग करते हैं, क्योंकि उनके पत्तियों पे जो कीड़े आते हैं उनको कैसे मारा जाए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। और यह भी क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, बी ऑप्शन है ओजोन क्षय, और सी ऑप्शन है खतरनाक अपशिष्ट, और डी ऑप्शन है जैव विविधता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता से आपका संबंधित है नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए नागोया उपसंधि प्रोटोकॉल जो है 24 अक्टूबर 2010 को नागोया जापान में संयुक्त राष्ट्र देशों ने जो है जेनेरिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया है। जेनेरिक का मतलब जो सामान्य संसाधन हमें मिल सकते हैं प्रकृति से, उनके बारे में बात हो रही है। तो जेनेरिक संसाधनों की भागीदारी पर समझौता किया और जंगलों और कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा के लिए नागोया में वर्ष 2010 में यह ऐतिहासिक संधि हुई थी। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। कब हुई थी? 24 अक्टूबर में जो है आपका ये हुआ था। कब हुआ था? 2010 में। ये भी डेट आपको याद कर लेना है। किस लिए हुआ था? जैव विविधता के लिए जो है ये संधि हुई थी। और देखिए इसमें 193 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी भागीदारी थी। और बेसिकली जो है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी आपको इतने विश्व में देखने को मिलती है, तमाम तरह के जीव पेड़ पौधे, तो इनको किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए उसी के लिए जो है ये प्रोटोकॉल या ये आप कहिए कि संधि का आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 2010 को। आपको इसे याद कर लेना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन, जिसको इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, तो यहां पे पूछा जा रहा है कि जीवाश्म ईंधन के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, और सी ऑप्शन है जल ऊर्जा, और डी ऑप्शन है पवन ऊर्जा। ये भी क्वेश्चन आपका दिसंबर 2012 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जो ऊर्जा की आवश्यकता है, भारत की जो बिजली आप समझ लीजिए, तो उसमें जो है पहले नंबर पे तो आपको पता है कि जो है कोयले से बिजली बनाई जाती है, तापीय ऊर्जा। उसके बाद से सेकंड नंबर पे किससे ऊर्जा सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, किससे बिजली बनाई जाती है भारत में, उसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जल ऊर्जा। यानी कि तापीय ऊर्जा के बाद जो है सबसे ज्यादा बिजली किससे बनती है? वो बनती है आपकी जल ऊर्जा से। इसको आपको याद कर लेना है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन के बाद जो है सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है वो जल ऊर्जा के द्वारा, जिसको हाइड्रो पावर भी कहते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। जो इसका क्रम है उसको भी आप समझ लीजिए। तो सबसे ज्यादा पहले बिजली किससे बनाई जाती है भारत में? वो तापीय जीवाश्म ईंधन से। आपको याद रखना है जीवाश्म ईंधन से आपका। फिर उसके बाद से जो आपका बनता है जल ऊर्जा से, इसको भी याद कर लीजिएगा, जल ऊर्जा। ये क्रम मैं बता देता हूं कि क्योंकि एग्जाम में कभी क्रम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके बाद से सौर ऊर्जा आपका है, सौर ऊर्जा। उसके बाद से आपका आ जाएगा पवन ऊर्जा। तो ये क्रम है बिजली या ऊर्जा उत्पादन का, तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। ऊर्जा,
तो ये क्रम आपको याद रखना, पहले जीवाश्म ईंधन से, फिर जल ऊर्जा से, फिर सौर ऊर्जा से, फिर पवन ऊर्जा से, इस प्रकार से जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है भारत में। तो यहां पर यही पूछा गया था कि जीवाश्म ईंधन के बाद, यानी जीवाश्म ईंधन से सबसे ज्यादा बिजली बनाई जाती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिजली किससे बनाई जाती है, ऊर्जा उत्पादन किया जाता है तो जल ऊर्जा से, जिसको हाइड्रो पावर भी कहते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नेत्र में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है। तो आंखों में जो जलन होती है आपकी, वो किस प्रदूषक के कारण होती है यह बताना है, क्योंकि आज का हमारा इन्वायरमेंट जो है बहुत ही दूषित हो चुका है, एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो आंखों में जो है जलन हमें महसूस होती है, वो किस प्रदूषक के कारण होती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, बी ऑप्शन है ओजोन के कारण, सी ऑप्शन है पैन के कारण, और डी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। ये जो क्वेश्चन है आपका जून 2012 में पूछा जा चुका है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैन। तो अब इस क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सांस लेने में कठिनाई एवं नेत्रों में जलन यानी कि आंखों में जलन का जो मुख्य स्रोत है वो एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट है, जिसको शॉर्ट नेम में APN भी बोला जाता है, और इसको पैन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए, फिर से यही क्वेश्चन रिपीट होता है कि नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होता है। तो इस एग्जाम में तो आपसे पैन को दे दिया गया, हो सकता है APN दे दिया जाए जब मॉडिफाई किया जाए। तो आपको याद रखना है कि APN का फुल फॉर्म क्या होता है, एसाइल पेरोक्सी नाइट्रेट होता है, जिसको पैन के नाम से भी जाना जाता है। आगे अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि देखिए पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है प्रकाश रासायनिक स्पॉग में उपस्थित होते हैं, और ये नाइट्रेट के उत्पाद होते हैं और वातावरण में रासायनिक क्रिया के द्वारा विषाक्त प्रदूषण के रूप में उत्सर्जित होते हैं। और जब वातावरण में आ जाते हैं तो फिर हम जब बाहर निकलते हैं यो हमारे आंखों में भी जाते हैं, जिसके वजह से हमें क्या होता है, जलन महसूस होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है। इसको शॉर्ट नेम में CFC से भी इंडिकेट किया जाता है। आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा। देखिए पहला जो ऑप्शन है इसमें तापीय शक्ति संयंत्र से, और बी ऑप्शन है स्वचालित से, और सी ऑप्शन है प्रशीतन एवं वातानुकूल से, और डी ऑप्शन है उर्वरक और वाहन से। तो आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि सही आंसर कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतन एवं वातानुकूलन से। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन जो ऑप्शन मैंने बताया इस प्रकार से समझ लीजिए कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो मुख्य स्रोत इन चारों विकल्पों में से किससे, यानी कि किससे निकलता है, तो प्रशीतन एवं वातानुकूल से, यानी कि AC की बात हो रही है, यहाँ पे एयर कंडीशनर की बात हो रही है। तो यहाँ से जो है आपका CFC गैस निकलता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए इस क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्रोत है इन चारों विकल्पों में से वो आपका है प्रशीतन एवं वातानुकूलन से, जिसको AC कहते हैं। तो देखिए ये क्लोरीन और फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं, यानी CFC जो है आपका वो किस प्रकार का गैस है, ये क्लोरीन यानी क्लोरीन जो गैस होती है, और फ्लोरीन जो गैस होती है, और कार्बन जो होता है, इसका एक मिश्रण होता है, या यौगिक आप कह लीजिए, यौगिक होता है। और यही जो है हमारे ओजोन लेयर को भी जो है इफेक्ट करती है, यानी उसके मतलब क्षय का कारण भी है। देखिए अब इसमें बेसिकली होता है कि स्पैकिन्स और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और फोम, प्लास्टिक, अग्निशमन तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC गैस जो है आपका उत्सर्जित होती है और वायुमंडल में जाती है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे एयर कंडीशनर के बारे में पूछ लिया गया कि CFC निकलती है, हो सकता है क्वेश्चन मॉडिफाई हो तो कोई और ऑप्शन दे दे, यहाँ पर हटा के रेफ्रिजरेटर भी डाल दिया जाए, और हो सके तो फोम भी डाल दिया जाए, फोम इंडस्ट्री जो होती है, प्लास्टिक भी डाल दिया जाए। तो इसमें से कोई भी दे तो यह आपको याद रहना चाहिए कि एयर कंडीशनर के साथ साथ और भी कई ऐसी चीजें हैं जिससे CFC गैस निकलती है, जिसमें मैंने आपको बताया रेफ्रिजरेटर, फोम इंडस्ट्री हो गया, प्लास्टिक हो गया, अग्निशमन में जो हेलन गैस इस्तेमाल होती है वो भी हो गया, इससे CFC प्रोड्यूस होती है। और CFC से क्या होती है, ओजोन लेयर क्षय होता है, और ओजोन लेयर क्षय होगा तो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या पराबैंगनी जो किरणें हैं वो धरती तक आएंगी और मानव की त्वचा पे वो पड़ेंगी, और उसके बाद से कैंसर जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो
यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है स्वच्छ वायु, बी ऑप्शन है उपजाऊ मृदा और सी ऑप्शन है ताज़ा जल और डी ऑप्शन है लवण। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लवण जो है प्राकृतिक यानी कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। बाकी स्वच्छ वायु जो है वो आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, उपजाऊ मृदा भी और ताज़ा जल, ये तीनों जो है आपके नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन लवण जो है वो आपका नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक या पारिस्थितिकीय प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापित होने मतलब वो रिकवरी होती रहती है। यानी कि ऐसा जो संसाधन आप कह सकते हैं जिसका अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी हमने इस्तेमाल किया उसकी रिकवरी हो गई। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो वो खत्म नहीं होती, यानी कि ऐसे संसाधन जो कि खत्म नहीं होती यानी कि उसकी रिकवरी होती रहती है, तो उसे हम नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जानते हैं। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे जुड़े डिटेल्स भी आपको समझ में आ गए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रचाल जल में प्रदूषण संकेत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, उसे बताना है। पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका कुल विघटित ठोस पदार्थ, बी ऑप्शन है कलिफॉर्म काउंट और सी ऑप्शन है विघटित ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है घनत्व। तो आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा प्रचाल, देखिए प्रचाल का मतलब प्रबंध से संबंधित है ये, तो निम्नांकित में से कौन सा प्रचाल जल में प्रदूषण संकेत के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। घनत्व का जो है जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता, बाकी तीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि नहीं किया जाता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जल के गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जो है हम जल प्रदूषक कहते हैं। यानी कि जल की जो भी क्वालिटी होती है, जो भी गुणवत्ता होती है, उसको जो भी तत्व कम करता है उसे हम जल प्रदूषक के रूप में जानते हैं। और इसको कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें 3 तरह से इसको बताया जाता है। जैसे आपका इसमें औद्योगिक प्रदूषक आते हैं, फिर उसके बाद से कृषि से संबंधित प्रदूषक होते हैं, फिर आपका प्राकृतिक प्रदूषक, नगरीय प्रदूषक होते हैं। अगर भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर अगर इसको देखा जाए तो इसमें भौतिक प्रदूषक और रासायनिक प्रदूषक भी आते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जल प्रदूषक किसे कहते हैं या जल प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले जो तत्व होते हैं उसको हम जल प्रदूषक के रूप में जानते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एस एवं पी तरंगे किसके साथ जो है संबंधित है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि एस और पी तरंग जो है वो किससे संबंधित है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है बाढ़ से संबंधित है, बी ऑप्शन है वायु ऊर्जा से संबंधित है और सी ऑप्शन है भूकंप से संबंधित है और डी ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप से संबंधित है। आपका यस एवं पी तरंग जो है आपका किससे संबंधित है, भूकंप से। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यस और पी तरंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भूकंप से रिलेटेड है। जो तरंग वेव निकलती है भूकंप के दौरान उसको इंडिकेट करने के लिए एस, पी और एल जैसे मतलब जो अल्फाबेट होते हैं उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबका मतलब अलग है, तो उसको जान लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें यस तरंग के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसकी जो स्पीड होती है वो 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। आपको इसे याद रखना है, कितना होता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। अगर घंटे में अगर हम बात कर लें तो 9000 से
1000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी ट्रेवलिंग स्पीड होती है। अगर इसी प्रकार से हम पी तरंगों की बात कर लें तो इसकी जो स्पीड होती है वो 4 से लेके 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और अगर घंटे में हम बात करें तो 14,000 से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी ट्रेवलिंग स्पीड होती है। यानी ये तेजी से ट्रेवल करते हुए जो है आपके भूपर्पटी वाले भाग पे आती है और काफ़ी तहस नहस मचाती है। तो भूकंप क्या है? एक प्रकार की तरंग है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट के वर्ड को इसमें इस्तेमाल किया गया है एस और पी को, और यहाँ पे पूछा गया कि एस और पी तरंग किससे संबंधित है, तो भूकंप से है। और यस के बारे में मैंने बताया आपको कि इसकी स्पीड क्या होती है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, और पी का मैंने बताया आपको 4.8 किलोमीटर पर सेकेंड। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें पूछा जा रहा है, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। वैसे तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए कूट को मैंने टाइप नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे मैचिंग जो है हम कर लेते हैं सही तरीके से। तो सूची 1 एक तरफ दिया गया है और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए पहले हम मैच करेंगे ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र किससे संबंधित है आपको बताना है इन जो है सूची 2 में। तो देखिए ओजोन छिद्र जो है आपका यूवी रे से संबंधित है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उससे संबंधित है आपका। इसको क्या करती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो निकल के आती है सूर्य से, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है किससे संबंधित है, यूवी रेज से संबंधित है। फिर अगला जो हमारा इसमें है बी, वो किसके साथ मैच करेगा, तो वो तीसरे के साथ मैच करेगा। हरित गृह प्रभाव वो किससे संबंधित है, मीथेन गैस से। तो मीथेन गैस क्या है, एक आपका भारी गैस है जो कि ऊर्जा को अवशोषित करती है और हरित गृह प्रभाव को बनाए रखती है, लेकिन इनकी अधिकता हो जाएगी तो आपका ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या भी हो सकती है। फिर तीसरा जो है प्राकृतिक आपदा, इनमें से कौन सी है, तो प्राकृतिक आपदा आपका यहाँ पे 1 नंबर दिया गया है ऑप्शन में, यहाँ पे 1 सुनामी जो क्या है एक प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है। फिर लास्ट में दिया गया है धारणीय विकास क्या है, वो किसके साथ मैच करेगा, तो चौथे के साथ पारिस्थितिकीय केंद्रवाद के अंतर्गत जो है ये आता है आपका धारणीय विकास। तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लेंगे। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला आपका मैच करेगा यूवी रेज के साथ, और फिर उसके बाद दूसरा मैच करेगा आपका मीथेन के साथ, और तीसरा यहाँ पे मैच करेगा किसके साथ, सुनामी के साथ, और चौथा मैच करेगा चौथे के साथ। तो इस प्रकार से आपको मैच कर लेना है और नीचे आपका कूट दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सही आंसर बताना होता है। तो इसको ध्यान में रखकर जैसे आपने मैच किया उसी प्रकार से आप अपना आंसर जो है कूट में दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, यानी सांस लेने में दिक्कत पहुंचाता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। पहला जो ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, और सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, और डी ऑप्शन है एरोसोल्स। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, आपको याद रखना है। तो अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड जिसको SO2 से इंडिकेट करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है, इसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक घटक है, यह जो है तीव्र गंध युक्त एवं तीक्ष्ण विषैली गैस होती है जो कई प्रकार के औद्योगिक प्रक्रियाओं तथा ज्वालामुखी द्वारा जो है बाहर निकलती है। यह जो है मानव के श्वसन मार्ग को प्रभावित करती है तथा फेफड़ों की गंभीर बीमारी पैदा करती है, और यह धुंध, कोहरे, अम्लीय वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होती है। यानी कि जो एसिड रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, उसके लिए भी ये सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वही उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित की जाती, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पे बी ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और डी ऑप्शन है पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सी प्रदूषित करने वाली वस्तु परिवहन क्षेत्र से नहीं उत्सर्जित होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है
वो परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं होती है। ये किससे होती है? तो देखिए ये रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करने से होता है, एसी का जो इस्तेमाल आप करते हैं उससे होता है, सोफ़ा जो इंडस्ट्री होता है, जो सोफ़ा बनाया जाता है उससे भी जो है वहाँ पर भी बर्न इसको किया जाता है सोफ़े के फोम वोम को, तो वहाँ से भी ये सीएफसी निकलती है, और फोम इंडस्ट्री जो होती है उससे भी निकलती है, और इसके साथ साथ जो है एरोसेल जो बड़े बड़े बनाए जाते हैं उसके प्रयोग से भी जो है ये गैस निकलती है। तो ये परिवहन क्षेत्र से नहीं निकलती है, आपको याद रखना है किससे निकलती है, उसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम संभाव्य रखता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि ऊर्जा के इन सभी विकल्पों में से या इन सभी स्रोतों में से कौन सा भारत में अधिकतम जो है संभाव्य रखता है, यानी कि आने वाले समय में उस ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला जो ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी ऑप्शन है वात या वायु ऊर्जा, और सी ऑप्शन है समुद्रीय तापीय ऊर्जा, और डी ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, तो 2011 में सौर ऊर्जा के संदर्भ में इतनी बातें हो रही थी उसके इस्तेमाल के बारे में, और आज के समय में करंट टाइम में आप देखेंगे तो सौर ऊर्जा का मैक्सिमम इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि घरों में भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ साथ ट्यूबवेल जो ऑपरेट करते हैं उसमें भी आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि करने वाले लोग हैं वो भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो है संभाव्य रखता है आपका भारत के संदर्भ में यहाँ पे। तो अब इससे जुड़े कुछ डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सौर ऊर्जा जो है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय देशों में वर्ष के अधिकांश महीनों में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध रहता है। कहाँ पर? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जो भी देश होते हैं वहाँ पर वर्ष के अधिकांश महीनों में सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। अतः ऐसे देशों में जीवाश्म ईंधन के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, यानी कि जब हम जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके विकल्प के रूप में जो है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो क्योंकि यहाँ पे सूर्य मैक्सिमम यानी कि सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम मिलता है। तो आज के समय में तो इस्तेमाल हो रहा है मैक्सिमम इसका, लेकिन 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज के दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप सौर ऊर्जा से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो उनको थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मृदा में प्रदूषण का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है परिवहन क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, और सी ऑप्शन है तापीय ऊर्जा संयंत्र, और डी ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि मृदा में प्रदूषण का स्रोत इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि जो पन बिजली परियोजनाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। हाइड्रो पावर प्लांट जो है आपका मृदा में प्रदूषण का स्रोत नहीं है। आप इसके द्वारा किसी भी प्रकार का मृदा प्रदूषण नहीं होता है, जबकि परिवहन क्षेत्र से होता है, कृषि से होता है, और तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है मृदा प्रदूषण होता है, लेकिन हाइड्रो पावर प्लांट से मृदा प्रदूषण नहीं होता है। देखिए इस क्वेश्चन से जुड़े डिटेल्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जल विद्युत परियोजना में गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न की जाती है या विद्युत बनाया जाता है, यानी कि जो पानी गिरता है और टरबाइन चलती है और उसके द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न होता है और उसी बिजली का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि गिरते हुए या बहते हुए जल को जो है हम विद्युत उससे उत्पन्न करते हैं या बिजली उत्पन्न करते हैं, और यह जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, और जो दुर्लभ ईंधन और संसाधनों की हम इसके द्वारा रक्षा कर सकते हैं। जो जीवाश्म ईंधन है और भी कई सारे संसाधन है, पेट्रोल है, तो जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो उनको लंबे समय तक क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं, और ये जो है पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि किसी भी प्रकार का इससे कोई भी प्रदूषण नहीं फैलता है। हाइड्रो पावर प्लांट से जो पनबिजली परियोजनाएं हैं इनसे किसी भी प्रकार का प्रदूषण आपका क्या होता है? नहीं फैलता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे आपको। देखिए किसी क्वेश्चन से जुड़े कोई भी क्वेरी या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन प्राकृतिक आपदा नहीं है। पहला ऑप्शन है भूकंप, बी ऑप्शन है सुनामी, और सी ऑप्शन है आकस्मिक बाढ़, और
यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया नाभिकीय दुर्घटना। तो आपको यही बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका नाभिकीय दुर्घटना। ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित दुर्घटना है। बाकी आपका भूकंप ये प्राकृतिक तरीके से आता है, इसमें कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होता है। सुनामी भी और आकस्मिक बाढ़ जो है ये सभी तीनों जो है आपकी प्राकृतिक आपदा हैं। लेकिन नाभिकीय दुर्घटना क्या है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो है अमेरिका के द्वारा जो है बम गिराया गया था और उसके बाद से वहाँ पे बहुत सारे जो है अभी भी बच्चे विकलांग जो है शारीरिक रूप से विकृत पैदा होते हैं। तो ये सारा कुछ मानव द्वारा किया धरा है। तो ये नाभिकीय दुर्घटना जो क्या है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सभी प्राकृतिक आपदा है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या निरूपित करता है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र, और बी ऑप्शन है यहाँ पे ऊर्जा खपत, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रति व्यक्ति CO2 यहाँ पे CO2 उत्सर्जन, और इसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है वन क्षेत्र। तो आपको बताना है कि पारिस्थितिकी पदचिह्न क्या निरूपित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पारिस्थितिकी पदचिह्न जो है संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि तथा जल क्षेत्र को निरूपित करता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स है उसको भी जान लेते हैं। पहले तो पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया इसको भी आपको पता कर लेना है। जैसे सर्वप्रथम जो है अर्नेस्ट हैकेल जो है पारिस्थितिकी शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया था। कब? 1869 में जो है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, ये भी याद कर लेना है आपको। और इसके साथ ही साथ पारिस्थितिकी क्या होता है इसको भी आप समझ लीजिए। तो पारिस्थितिकी जो है वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। किसको पारिस्थितिकी कहते हैं? वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। इसको भी आपको याद कर लेना है। 2 पॉइंट ये याद रहना चाहिए, पारिस्थितिकी शब्द किसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था और पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है 1986 में, सी ऑप्शन है 1990 में, यहाँ पे में हो जाएगा, ठीक है, और बी ऑप्शन है 1988 में, और डी ऑप्शन है 1992 में। तो आपको बताना है कि गंगा कार्य योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए ये जो कार्य योजना थी ये गंगा को प्रदूषण मुक्त करना, इसके साथ ही साथ उसको स्वच्छ बनाने के संदर्भ में इस योजना को चलाया गया था। लेकिन कब प्रारंभ हुई थी इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में जो है गंगा कार्य योजना प्रारंभ हुई थी। और इसको थोड़ा सा जान लेते हैं और डिटेल में। तो गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की शुरुआत जो है 14 जनवरी है आपका, यहाँ पे फरवरी नहीं होगा, 14 जनवरी जो है आपका, जनवरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 14 जनवरी 1986 को जो है इसका प्रारंभ हुआ था, ये याद कर लेना है आपको। 1986 को जो है ये प्रारंभ हुआ था। इसके साथ ही साथ जो है ये 31 मार्च एक और डेट आपको याद कर लेनी है, 31 मार्च 2000 को जो है ये समाप्त घोषित कर दिया गया था। कब स्टार्ट किया गया था? 14 जनवरी। इसको याद कर लेना है आपको, 14 जनवरी, क्योंकि क्वेश्चन अगर हट के पूछेगा तो ऐसे ही पूछ सकता है 1986 को, ठीक है। तो ये 2 डेट है जिसको आपको याद कर लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के शक्ति खंड में भाग की दृष्टि से ऊर्जा के स्रोत का सही क्रम क्या है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है तापीय, फिर न्यूक्लिय, फिर जलीय, फिर वायु। बी ऑप्शन है तापीय, जलीय, न्यूक्लिय, वायु। सी ऑप्शन है जलीय, न्यूक्लिय, तापीय और वायु, और डी ऑप्शन है न्यूक्लिय, जलीय, वायु और तापीय। तो भारत की शक्ति खंड यानी ऊर्जा खंड के संदर्भ में यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे बनाया जाता है, यानी बिजली बनाई जाती है, फिर उसके बाद किससे, इस तरीके से सबसे पहले सबसे ज़्यादा जिससे बनाई जाती है उसको पहले स्थान पर रखेंगे, फिर उस तरीके से इसको क्रम में रखकर सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तापीय, फिर जलीय, फिर न्यूक्लियर, फिर वायु। तो यानी सबसे पहले तापीय मतलब तापीय भट्ठी यानी जो जीवाश्म ईंधन है उसको जलाकर फिर तापीय भट्ठी के द्वारा जो है बिजली बनाई जाती है सबसे ज़्यादा, फिर जलीय है हाइड्रो पावर जिसको, फिर न्यूक्लियर, फिर वायु। अगर यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्स देता तो उसमें कई सारा, उसमें भी मैक्सिमम जो है बिजली बनाई जाती है, जिसमें सौर ऊर्जा है, फिर पवन ऊर्जा है और भी कई सारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी हो गया होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं पहले के भी वीडियो में लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से, और उसमें काफ़ी कुछ डिटेल मैंने बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पेयजल में उचित से अधिक मात्रा में होने पर क्रोमियम एक संदूषक के रूप में कारक होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि पेयजल में उचित मात्रा से अधिक अगर क्रोमियम है तो उससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। पहला जो ऑप्शन है कंकाल क्षति का, बी ऑप्शन है गैस्ट्रोस्टेइन का और स्टाइन यहाँ पे होगा और संबंधी समस्या का, फिर सी है चर्म या स्नायु संबंधी समस्या का, और डी ऑप्शन है यकृत गुर्दा संबंधी समस्या का। तो आपको बताना है कि पेयजल में अगर अधिक मात्रा में क्रोमियम है तो उससे किस प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चर्म और स्नायु संबंधी समस्या। अगर पेयजल में जो है उचित से या अधिक मात्रा में जो है क्रोमियम संदूषक है तो इससे जो है स्नायु संबंधी समस्या हो सकती है। देखिए क्रोमियम को जो है ज़्यादा मतलब क्रोमियम का जो है ज़्यादा इस्तेमाल से जो है पेट खराब होना, अपच, उल्टी की शिकायत होना जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। और अगर ये लंबे समय तक आप क्रोमियम का सेवन कर रहे हैं पानी के माध्यम से तो कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है, ये रिसर्च में पता चला है। आई होप कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डिटेल बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि शीतकालीन धूम कोहरा के प्रमुख परोगामी होते हैं, यानी कि शीतकालीन समय में जो आपको कोहरा या स्मॉग बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता है वो किस कारण से होता है, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर N2O एवं हाइड्रोकार्बन की वजह से, बी ऑप्शन है NOx एवं हाइड्रोकार्बन की वजह से, सी ऑप्शन है SO2 एवं हाइड्रोकार्बन से, और डी ऑप्शन है SO2 एवं ओजोन के वजह से। तो आपको बताना है कि शीतकालीन समय में बड़े बड़े शहरों में जो स्मॉग की समस्या होती है, धुंध की समस्या होती है, वो किस कारण से होती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राइट आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के वजह से जो है शीतकालीन समय में जो है बड़े बड़े शहरों में या दिल्ली में ज़्यादातर आपको देखने को मिला, तो वहाँ पे स्मॉग जैसी या धूम कोहरे की जो समस्या देखने को मिली। तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में भी जान लीजिए, जैसे कि जब कोहरे का संपर्क यानी ये जो है धूम या स्मॉग का निर्माण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। तो जब कोहरे के संपर्क में जो है संपर्क जो है कारखानों से निकलने वाली या चिमनियों से निकलने वाली गंधक से हो जाता है तो कोहरा जहरीला एवं जानलेवा हो जाता है। इस तरह से जहरीले कोहरे का जो है निर्माण होता है जिसको स्मॉग भी कहते हैं। कैसे निर्माण होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं जिनमें चिमनियां होती हैं, उन चिमनियों के माध्यम से जो गंधक निकलता है वो कोहरे के संपर्क में आ जाता है, फिर वो कोहरा क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अगर फिर जहरीले कोहरे की वजह से क्या होता है, कई सारी समस्या, स्वास्थ्य समस्या आपको हो सकती है। और इसी धुंध को क्या बोलते हैं, स्मॉग। आपने देखा है इंग्लिश में इसका नाम ज़्यादातर लिया जाता है स्मॉग, तो इसको आपको याद रखना है। कैसे बनता है आपको पता भी चल गया, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन मैंने पीछे भी कराए हैं और वहां पर काफ़ी कुछ डिटेल आपको मैंने बताया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तक्षणिक बाढ़ जिसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं घटित होती है, किस कारण से घटित होती है। यहाँ पे पूछा गया जब वायुमंडल में क्या होता है तब फ्लैश फ्लड आता है। यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो, लेकिन इसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे संवहनी दृष्टि से, देखिए मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक से आपको देखते हैं कि बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं जिसको आकस्मिक बाढ़ बोलते हैं, लेकिन वो हालात कैसे पैदा होते हैं आपको वही बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है संवहनी दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होता है, बी ऑप्शन है स्थिर होता है, सी ऑप्शन है संवहनी दृष्टि से अस्थिर होता है और प्रतिबल नहीं होता है, और डी ऑप्शन है वायु अपचयी होती है।
तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि तत्क्षणिक बाढ़ यानी कि फ्लैश फ्लड घटित होती है जब वायुमंडल में क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संवहनी दृष्टि से अस्थिर होता है तथा उसमें यथेष्ट वायु प्रतिबल होती है जिसके वजह से फ्लैश फ्लड नाम की जो घटना है वो घटित होती है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। तो देखिए फ्लैश फ्लड को आकस्मिक बाढ़ भी कहा जाता है। तो बिना किसी बरसात के तटबंध टूटने या मीलों दूर पहाड़ों में हुई बरसात से अचानक आई ऐसी बाढ़ को फ्लैश फ्लड या आकस्मिक बाढ़ कहा जाता है। ये तो आपको पता चल गया कि फ्लैश फ्लड किसे कहते हैं। फिर इसमें आपको ऐसी कई सारी घटनाएं आपने देखी हैं उत्तराखंड में, अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं हो रहा, 2-4 महीने हो रहे होंगे, अभी ऐसी घटना हुई थी उत्तराखंड में। और इससे पहले केदारनाथ में आपने देखा होगा, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में घाटियों में किसी कारण से पानी जमा हो गया और वो रुका है और अचानक से वो पानी बह के घाटियों में आने लगता है, तो फ्लैश फ्लड जैसे आकस्मिक बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। या पहाड़ों में बहुत जोर से बारिश हो रही है, खूब ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके वजह से जो है घाटियों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, तो इसको फ्लैश फ्लड कहा जाता है। आई होप कि क्वेश्चन भी क्लियर हो गया और इसका आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहला जो ऑप्शन है परिवहन खंड या परिवहन सेक्टर, सी ऑप्शन यहाँ पे ऊपर टाइप हो गया है म्युनिसिपल अपशिष्ट यानी कि जो महानगर के नगर निगम होते हैं उससे निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, क्या वह कारण है भारतीय महानगरों को भारतीय महानगर के जो वायु होता है उसको प्रदूषित करने में। और बी ऑप्शन है तापीय शक्ति और डी ऑप्शन है वाणिज्यिक खंड। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, परिवहन सेक्टर जो है वो भारत के महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत होता है, परिवहन सेक्टर। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय महानगरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत परिवहन सेक्टर है और इसके साथ ही साथ ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों ईंधनों के दहन से निःसृत नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के अन्य यौगिक जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड आदि से महानगरों में वायु प्रदूषण फैलता है। यानी कि ऐसा नहीं कि जमीन पे चलने वाले जो गाड़ियां हैं उनसे निकलने वाले अपशिष्ट से ही वायु प्रदूषण होता है, जो गैस निकलती है उससे होता है। ऊपर जो आपकी फ्लाइट चलती हैं, एरोप्लेन जाती हैं, उनमें भी ईंधन लगता है, पेट्रोल लगता है, तो वो भी जलते हैं, तो उनसे भी कई सारे गैसेज निकलती हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर में रहती हैं, तो उसके वजह से भी वायु प्रदूषण होता है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया और इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताया वो भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में निम्नलिखित में से कौन जो है सम्मिलित नहीं है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है सौर शक्ति, सी ऑप्शन है वनीकरण और बी ऑप्शन है अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण और डी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत 8 लक्ष्यों में से इन निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये सम्मिलित नहीं है कार्य योजना के अंतर्गत, बाकी सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण ये सभी जो है जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत शामिल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये 8 जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे ये कौन कौन से हैं। तो पहले तो आपका सौर ऊर्जा है जो इसमें दिया है, फिर उसके बाद से ऊर्जा क्षमता बढ़ाना, फिर तीसरा है टिकाऊ विकास, फिर चौथा है जल संरक्षण, फिर पांचवा है आपका जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ की पारिस्थितिकी तंत्र को जो है बढ़िया बनाना या मजबूत टिकाऊ बनाना, और 6 नंबर पे जो आपका था ग्रीन इंडिया यानी कि पूरे भारतवर्ष को हरा भरा रखना है। फिर इसके साथ से 7वां है टिकाऊ कृषि यानी कि कृषि के क्षेत्र से यहाँ पे बात की गई है, और फिर 8वां है आपका जलवायु परिवर्तन के लिए नॉलेज यानी कि जलवायु परिवर्तन किस कारण से हो रहा है उसके संबंध में इंफॉर्मेशन लोगों को बताना, नॉलेज देना, और एक रणनीतिक मंच यानी कि अगर कोई परिवर्तन हो भी रहा तो उसके लिए एक मंच होना चाहिए जिससे उसको रोकने का प्रयास किया जा सके। तो ये 8 लक्ष्य जो है निर्धारित किए गए थे भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत। अब ये कार्य योजना कब से लागू हुई थी तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा, 30 जून
30 जून 2008 से ये कार्य योजना लागू हुई थी। चूंकि ये क्वेश्चन 2010 का है तो उसके हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन करंट के हिसाब से यानी कि आपका 2021 के हिसाब से जो भी जो है घटनाएं हो रही हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, चाहे प्रदूषण से संबंधित, उसके ऊपर आपको पैनी नज़र रखनी होगी और उसका अध्ययन करना होगा, क्योंकि वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको लोक विकास एवं पर्यावरण वाले यूनिट से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो वर्तमान के हिसाब से जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं जलवायु परिवर्तन संबंधी, उसके बारे में आप तैयार करते रहिए और मैं कोशिश भी करूंगा जल्द ही कि करंट अफेयर के ऊपर भी डेली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन सर्वप्रथम आरंभ किया गया था किसके द्वारा, आपको बताना है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है अरुंधति राय द्वारा, और सी ऑप्शन है इला भट्ट द्वारा, बी ऑप्शन है मेधा पटेकर द्वारा, और डी ऑप्शन है सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। तो आपको बताना है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे, यानी कि वहाँ के जंगल के जो पेड़ हैं उन पर अपना अधिकार वे लोग जता रहे थे जो आंदोलन में शामिल थे। और वो क्या किए थे, पेड़ों के ऊपर चिपक गए थे, जिसकी वजह से इसका नाम ही चिपको आंदोलन पड़ गया था। मेनली उनका उद्देश्य था पेड़ों को बचाना, जो कि वहाँ के वन विभाग के जो ठेकेदार थे उसको काट रहे थे। और इसकी शुरुआत किसने की थी, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा। तो इसके बारे में याद रहना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थ का सांद्रण निम्नलिखित में अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पानी की बात हो रही है, पेयजल में जो ठोस पदार्थ होते हैं यानी कि उसका गंदापन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसका सांद्रण निम्नलिखित में से कितना नहीं होना चाहिए आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन है 500 mg लीटर, यानी कि 500 ग्राम जो है प्रति लीटर की यहाँ पे बात हो रही है। फिर सी ऑप्शन है 300 mg प्रति लीटर, और फिर उसके बाद से 400 mg प्रति लीटर, फिर उसके बाद डी ऑप्शन है 200 mg प्रति लीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 500 mg प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। पेयजल में कुल द्रवीभूत ठोस पदार्थों का सांद्रण जो है कितना नहीं होना चाहिए, 500 mg लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि आंख में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त धूम कोरे के घटक कौन सा है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है SO2 एवं O3, और यहाँ पे सी ऑप्शन चूंकि ऑपर टाइप है तो ये है आपका HCHO एवं पैन, और यहाँ पे बी ऑप्शन है SO2 एवं NO2, और डी ऑप्शन है SO2 एवं SPM। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त धूम कोरे का घटक कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा HCHO एवं पैन। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त धूम कोरे के घटक के रूप में HCHO है, और उसके बाद पैन है आपका। पैन का फुल फॉर्म होता है पेरोक्साइड नाइट्रेट और तत्व होता है, और मुख्यतः आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी यही गैस होती है, और इसके साथ ही साथ इसका उत्सर्जन मुख्यतः परिवहन क्षेत्र से होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी प्रकाश रसायन युक्त घटक कौन सा है। तो HCHO एवं पैन का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे पेरोक्साइड नाइट्रेट होता है, और बेसिकली इसका उत्सर्जन कहाँ से होता है, परिवहन क्षेत्र से होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए आपको वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में हैं, और मैंने काफ़ी कुछ डिटेल के साथ जो है इन क्वेश्चन को कवर किया है। और आशा करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद भी आया होगा, और किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। काफ़ी लोगों का मैं कमेंट बॉक्स में जवाब देता हूं, तो आपके भी कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं।
और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।